हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। तो आज का हमारा जो तीन का तड़का है, इसमें हम बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो डिस्कस करते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे और तीन देखेंगे आज की कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले है कि व्हाट इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन को लेकर एक न्यूज़ है, तो हम न्यूज़ थोड़ा बहुत जानेंगे कंटेक्स्ट क्या है और बाकी हम पढ़ेंगे भाई एंटी डिफेक्शन क्या है। तो देखिए क्या है कि इसमें मिजोरम असेंबली की स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया है पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी है, उसके एमएलए लाल दुहुमा को। ठीक है, तो जो ये एमएलए हैं लाल दुहुमा, ठीक, ये पहले एमपी भी थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था लोकसभा से 1988 में। ठीक है, तो ये 1988 में भी डिस्क्वालीफाई हुए थे ये, और अभी ये एमएलए के रूप में भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो लाल दुहुमा एक एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, प्लस ये इंदिरा गांधी जी के समय ये उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे। ठीक है, तो उनके जो सिक्योरिटी थी उसके एडवाइज़र भी थे ये, और एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। तो फिर से ये क्या हुआ, पहले एमपी की तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे, अभी ये एमएलए डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो हमारे लिए ये न्यूज़ तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा 10th शेड्यूल में है। ठीक है, टोटल हमारे कितने शेड्यूल हैं आप कमेंट करके बताइए। ठीक, 12 शेड्यूल है हमारे। 12 शेड्यूल में हमारा 10वां जो शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन को लेकर है, जो कब इंसर्ट हुआ था, 1985 में इंसर्ट हुआ। कौन से अमेंडमेंट से, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ये इसमें ही तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई एग्ज़ाम के और लेकर, कि भैया 10वां शेड्यूल है, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और 1985। ठीक, ये तीनों चीज़ हमें याद रखनी है। अब भाई क्या होता है ये, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि एक तरह से ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या लेजिस्लेटर डिस्क्वालीफाई कर देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, और ये पिटिशन कौन डालेगा, कोई भी अदर मेंबर जो हाउस का है वो पिटिशन डाल सकता है। ठीक है, और ये लॉ दोनों साइड अप्लाई होता है भाई, पार्लियामेंट में भी अप्लाई होगा और स्टेट असेंबलीज में भी अप्लाई होता है। तो हम देखते हैं भैया क्या कब हम मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है। तो भाई कुछ कंडीशंस होंगी जब डिस्क्वालीफाई होता होगा, तो उसी की कंडीशंस हैं कि भाई देखिए, जब अगर मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इफ़ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि भाई वो अपनी वॉलेंटरी गिव अप कर दे मेंबरशिप, कि वो खुद ही छोड़ दे पॉलिटिकल मेंबरशिप, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक बात है। या वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कंट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, विप के अगेंस्ट जाएं, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं, विप जो जारी होता है उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बस इसमें एक कैच ये है कि इफ़ द मेंबर हैज़ टेकन प्रायर परमिशन, अगर वो पहले से पूछ गए या उनको पार्टी ने माफ़ कर दिया, ठीक है, विद इन 15 days फ्रॉम सच वोटिंग और एब्सटेंशन, तो मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो अगर वो विप के अगेंस्ट जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको पार्टी 15 दिन के अंदर माफ़ कर देती है या वो परमिशन ले चुके होते हैं, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो जो हमारा अभी जो ये लाल दुहुआ जी वाला केस है वो यही है कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो पार्टी को रिप्रेजेंट करने लगे, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, मिजोरम असेंबली से। और लास्ट हमारा क्या है कि इफ़ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पार्टी 6 month आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अगर भैया 6 महीने बाद, 6 महीने जो भी नॉमिनेटेड होते हैं उनको 6 महीने के अंदर ज्वाइन करना होता है, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करते हैं पार्टी 6 month आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक, तो ये चार कंडीशन है बेसिकली, हमें ये याद रखना है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिस पे मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो आगे देखते हैं इसमें भाई कि देखिए लेजिस्लेचर, अब कुछ ऐसी भी बातें हैं जिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं होते। ठीक है, तो अगर वो देखेंगे हम भाई क्या कंडीशन है। सपोज़ अगर कोई पार्टी या कोई दो पार्टी आपस में मर्ज करती हैं, ठीक है, और उसमें जो है उनके एटलीस्ट 2/3 ऑफ इस लेजिस्लेचर आर इन फेवर ऑफ मर्जर। ठीक है, कोई पार्टी एक्स है, वाई है, ठीक, तो ये आपस में मर्ज करती हैं और इनके 2/3 जो लेजिस्लेचर हैं वो फेवर में है मर्जर के, तो ऐसे में कोई भी एंटी डिफेक्शन का केस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी डिफेक्शन का कोई भी केस नहीं बनता है, तो इसमें ये डिफेक्शन लागू नहीं होगा। तो हमें याद रखना, इसमें क्या याद रखना है, 2/3। ठीक है, एटलीस्ट 2/3 ये याद रखना है। पहले ये 1/3 थी,
अब इसको 2/3 कर दिया गया है। ठीक। दूसरा हमारा है कि भाई डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि पहले तो देखिए ऐसा था कि शुरू में जो डिसीजन था प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं था। ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है वो स्ट्रक डाउन कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में। ठीक। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देयर बाय अलाउइंग अपील्स अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इनकी जो भी डिसीजन होते हैं उसके खिलाफ अपील की जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। तो पहले आप अपील नहीं कर सकते थे, सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू था, लेकिन अब अपील की जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। और आगे हमारा कि हाँ देखिए ये बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सीधे सीधे पूरा फ्रेज ही उठाया जा सकता है कि कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर नहीं दे देते हैं। ठीक है। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अभी चल रहा है कि भाई इनको इनको डिफेक्शन इनके ऊपर लगना है कि नहीं, डिस्क्वालीफाई होने कि नहीं होने। ठीक है। उसके बीच में कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। जब वो कंप्लीट अपना डिसीजन दे देंगे उसके बाद ही वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। ठीक। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख ली। भाई ग्राउंड्स देखने हैं हमें कौन कौन से हैं। ठीक है। और हमें इसमें देखना है कि भाई कितनी मर्जर हमारा कितना 2/3 मेजॉरिटी पे देखना है। प्लस हमें ये देखना है कि भाई एंटी डिफेक्शन कब आया, कौन से अमेंडमेंट में आया। ठीक है। और ये होता क्या है। दूसरी बहुत हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला T/10 अवार्ड मिला है। ठीक। तो ये देखिए T/10 यानी टाइगर्स को डबल करने का अवार्ड मिला है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसने उसको मिला है पहला इंटरनेशनल अवार्ड T/2। ठीक है। तो उनको बेसिकली टाइगर को कंजर्व करने के लिए अवार्ड मिला है और उन्होंने अपने जो स्टिपुलेटेड टाइम था उससे पहले ही ये काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक। 2012 अगर 2014 में देखें तो वहाँ पे टाइगर्स की संख्या थी 25। ठीक है। यही टाइगर वहाँ 2018 में 65 पहुँच गया। तो उन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर लिया। इसीलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला है T/2। ठीक है। तो हम जानते हैं भाई T/2 अवार्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये एक ग्लोबल अवार्ड है। ठीक। जो कि 2010 में बना, कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ठीक है। और इसको बहुत सारी ग्लोबल एजेंसीज़ ने मिलकर बनाया जो जो टाइगर को लेके कंसर्न है या एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक। तो वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट, ठीक है, WWF ने, UNDP, IUCN ने, ग्लोबल टाइगर फंड ने, कैट्स ने और द लायन शेयर, तो इन लोगों ने, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये T/2 बनाया। ठीक है। कहाँ पर, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक। तो हम ये देख लेते हैं भाई कुछ इंडिया में कौन कौन से एफर्ट चल रहे हैं हमें कंजर्वेशन ऑफ टाइगर को लेकर। ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो हमने बहुत सुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहा है, हमेशा से कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 का। ठीक है। T/2 ने हम जानते ही हैं। ठीक। एक एम स्ट्राइप्स सुना होगा। ठीक। एम स्ट्राइप्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का NTCA ने लॉन्च किया था एक एम स्ट्राइप्स। ठीक है। स्ट्राइप्स से याद रख सकते हैं कि जैसे टाइगर पे होती है ना ऐसे स्ट्राइप्स होती हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि भाई एम स्ट्राइप्स जो है वो टाइगर से रिलेटेड है। जिसको किसने लॉन्च किया था, जिसको जिसको लॉन्च किया था NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। और एक हमारा था द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, GTI प्रोग्राम। ठीक है। इसको वर्ल्ड बैंक ने चलाया था। तो GTI प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने चलाया था और इसी को बाद में थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेके इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था। तो इसमें एक सेपरेट एंटिटी बनाई गई थी, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, GTIC। ठीक है। और फिर उसके दो आर्म हो गया, ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लियोपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है। तो ये इतना अंदर जाके हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर ऐसे ऊपर ऊपर से अगर बॉडीज़ देखें तो अगर सिंपल ये अगर मेंस लाइक क्वेश्चन है कि भाई हमारा क्या क्या इसमें टाइगर को कंजर्व करने में हमारा क्या क्या एफर्ट रहा है, तो उसमें देखा जाए तो एम स्ट्राइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, NTCA इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, GTI इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस हमारा T/10 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पीलीभीत को भी अवार्ड मिला है। ठीक है। तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट था एनवायरनमेंट को लेकर। तीसरी और लास्ट न्यूज़ है हमारी कि शहतूत डैम। ठीक है। तो शहतूत डैम, तो एक तो शहतूत डैम की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, ये डैम कहाँ पर है। तो इंडिया सेट टू बिल्ड शहतूत डैम इन अफगानिस्तान। ठीक है। तो इंडिया शहतूत डैम अफगानिस्तान में बनाएगी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए 2 मिलियन लोगों को काबुल में। ठीक है।
तो बेसिकली 2 मिलियन लोगों को काबुल में पानी प्रदान करने के लिए इंडिया शहतूत डैम बनाएगी अफगानिस्तान में। तो हम देख ही रहे हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो उसी के तहत एक और प्रोजेक्ट है ये। द डैम वुड कम अपॉन द मैदान रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर, ठीक है। तो मैदान रिवर पर ये शहतूत डैम बनेगा, ठीक है। तो ये लोकेशन ये देखिए, ठीक है, अफगानिस्तान में शहतूत डैम। तो लोकेशन हमने देख ली, भाई ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक। और शहतूत डैम की ये लोकेशन हो गई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।